वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर वाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं 50 MCQ आपके विज्ञान के। अभी तक चैनल पे देखिए आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के 50 सवाल अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम करने वाले हैं विज्ञान के 50 सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा देखिए पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से पादप उत्पाद हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पादप उत्पाद हैं। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन घी, चीनी, खाना पकाने का तेल, मक्खन और शहद। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि पादप उत्पाद कौन से हैं। तो ये बस जान लीजिए चीनी जो कि गन्ना से मिलता है और आपका खाना पकाने का तेल। ठीक है, तो इसके बारे में और आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि देखिए दिया हुआ है व्याख्या में कि शहद जो है ये पादप या पशु उत्पाद के रूप में विवादास्पद है। ठीक है, शहद, और इसे ज़्यादातर पशु उत्पाद ही माना जाता है शहद को, और जो कि मधुमक्खियाँ फूलों से मधु रस इकट्ठा करती हैं और इसको शहद में परिवर्तित करती हैं। तो फिर ये तो मधुमक्खियों का काम हुआ। तो इस तरीके से शहद जो है ये पशु उत्पाद है। ठीक है, और इसलिए मधुमक्खियाँ इस अमृत को साल भर अपने उपयोग के लिए संग्रहित करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। बाकी आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही था। ऑप्शन सी में क्या था, चीनी और खाना पकाने का तेल। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है। पहला कथन दिया गया है कि आलू पादपों की विकसित जड़ें हैं। फिर मिर्च पादपों की विकसित पत्तियां हैं और गाजर पादपों के विकसित तने हैं। तो देखिए इसमें कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए तीनों कथन असत्य होते हैं, क्योंकि आपको पता है आलू क्या होता है, ये जड़ें नहीं, ये आलू होता है तना। ठीक है, और मिर्च जो है ये पत्तियां नहीं होती हैं, मिर्च होते हैं फल, और गाजर जो है ये तने नहीं, गाजर होती है जड़। तो इस तरीके से तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। फिर अगला सवाल है कि कौन सा कथन है जो सत्य है। पहला कथन दिया गया कि विटामिन सी की कमी से दृष्टि की हानि हो सकती है, आयोडीन की कमी से घेघा या गलगंड रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से रिकेट्स होता है। कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखिए केवल कथन 2 जो है वो सत्य है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। विटामिन सी की कमी से दृष्टि की हानि नहीं, विटामिन ए की कमी से, और रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों के लिए लिस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। विटामिन ए जो है इसकी कमी से लॉस ऑफ विजन यानी दृष्टि में कमी आती है, और इसके सिम्टम्स वगैरह हैं। मेन आप बीमारी देखिए, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, कैल्शियम की कमी से बोन और टूथ, ठीक है, हड्डियों का और दांतों का क्षय होता है, आयोडीन की कमी से यही घेघा, और आयरन की कमी से होता है एनीमिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में 100% एक सवाल रहेगा कि आपको मिलान करना होगा। या तो विटामिन से 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो बीमारी पूछ देगा, एक बीमारी पूछता है, दूसरा पूछता है ये विटामिनों के वैज्ञानिक नाम। ठीक है, ये 2 चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन रिफाइंस या फिर रेशा युक्त खाद्य पदार्थ का सटीक व्याख्या करता है। रेशा युक्त खाद्य पदार्थ की सटीक व्याख्या कौन करता है। पहला तो दिया हुआ है कि मानव शरीर में फाइबर या तंतुओं की कमी के कारण होने वाला रोग। ठीक, दूसरा आमतौर पर ज्ञात पौधे में होने वाला रोग। तीसरा मुख्य रूप से रेशा युक्त खाद्य पदार्थ पादपों से प्राप्त होते हैं, और डी है बुढ़ापे को जब शरीर पर्याप्त पोषक तत्व नहीं पचा पाता है। बुढ़ापे में जब शरीर पर्याप्त पोषक तत्वों को नहीं पचा पाता है। तो रेशा युक्त खाद्य पदार्थ क्या हुआ। तो सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखिए कि रेशा युक्त खाद्य पदार्थ ये कोई रोग तो है नहीं। ठीक है, हम पदार्थ की बात कर रहे हैं। और दूसरा इसका कोई बुढ़ापे से ये पचाने वगैरह से कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है कि मुख्य रूप से रेशा युक्त खाद्य पदार्थ ये पादपों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा कि आहार तंतुओं को रॉक के नाम से जाना जाता है, और मुख्य रूप से हमारे खाद्य पदार्थों में पादप उत्पादों द्वारा ये प्रदान किया जाता है, जो ये रेशा युक्त खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है,
जिसमें साबुत अनाज हो गया, दालें हैं, आलू है, ताजे फल सब्जियां, ये सब इसके प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, ये जो है ये रेशा युक्त खाद्य पदार्थ ये हमारे शरीर को कोई तत्व नहीं प्रदान करता है, लेकिन ये हमारे शरीर का एक आवश्यक घटक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पोषक तत्व देखिए और उसके समृद्ध सोर्स, और आपको मिलान करना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा आयरन किससे प्राप्त होता है? सबसे ज़्यादा आयरन प्राप्त होता है पालक से। हम सभी को पता है कि जिसको जो एनीमिक होते हैं, जिनको आयरन की कमी होती है, उनको क्या हम पालक का जूस डॉक्टर बोलता है पीने के लिए। तो आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है पालक। अब कैल्शियम के स्रोत की बात करें तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिलता है दूध से। आयोडीन, आयोडीन देखिए, आयोडीन खाद्य और प्रोटीन ये मिलेगा मांस और मछली से। मांस, मछली, अंडे ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। तो यहाँ पे मिलान अब देखेंगे तो 1 का डी, 2 का ए, सी का सी और चौथे का बी, ये ऑप्शन बी यहाँ सही होता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक फाइबर तंतु हैं? आपको फाइबर तंतु पूछा गया है, कौन प्राकृतिक फाइबर तंतु हैं। अब एक दिया है रेशम, दूसरा पॉलिएस्टर, तीसरा कपास है, फिर पटसन जूट है, फिर पांचवा ऊन है। तो इसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक कौन कौन से हैं। तो बस आप इतना जानिए, आप एलिमिनेट करना सीखिए कि पॉलिएस्टर क्या है। पॉलिएस्टर तो आर्टिफिशियल है, पॉलिएस्टर क्या है? आर्टिफिशियल है। इसके अलावा देखिए रेशम भी आपको प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाता है, कपास भी प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाता है, पटसन जूट भी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। 2 को छोड़ देना है, बाकी सब जो हैं वो प्राकृतिक हैं। इनके बारे में थोड़ा व्याख्या देख लीजिए, अच्छा टॉपिक है फाइबर तंतु प्राकृतिक वाले। तो जैसे कुछ कपड़ों के रेशे, जैसे आपका कपास हो गया, जूट है, रेशम है, ऊन, पौधे, ये सब ये पौधे और ये सारी चीज़ें पौधों से और जानवरों से प्राप्त किए जा सकते हैं। कपास, जूट, रेशम, ऊन ये पौधों और जानवरों से प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है प्राकृतिक रेशे। ठीक है, जिसमें कपास और जूट ये पौधों से प्राप्त किए जाते हैं और ऊन और रेशम जो है ये जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। देखिए ऊन जो है भेड़ वगैरह से ली जाती है, रेशम के लिए रेशम कीट पालन किया जाता है, तो ये होते हैं जानवरों से प्राप्त। ठीक है, अब बाकी अब जो है फाइबर भी रासायनिक पदार्थों से बनाए जाने लगे हैं, जो पौधे या पशु स्रोतों से प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, जिनको सिंथेटिक फाइबर या कृत्रिम फाइबर बोला जाता है, जिसका एग्जाम्पल देख लीजिए, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है और एक्रिलिक है। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक ये कृत्रिम है, और बाकी आपका कपास, जूट पौधे से प्राप्त प्राकृतिक हुए, और रूस और रेशम, ऊन जो है ये जानवरों से प्राप्त प्राकृतिक हुए। ठीक, अब अगला सवाल दिया गया है कि कौन सा कथन है जो सही है। ठीक है, पहला दिया गया है कि कॉटन एक रबी की फसल है। गुजरात, महाराष्ट्र भारत के प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए इसमें कौन सा सही है, इसमें केवल 2 सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिया गया है कि कॉटन जो है ये रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है। कपास जो है वो खरीफ की फसल है, और चीन जो है ये दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है कपास का। इसके बाद भारत दूसरे नंबर पे आता है, फिर अमेरिका आता है। ठीक है, अब अगला सवाल है कि जूट का पौधा सामान्य रूप से तब काटा जाता है जब वह पुष्पन अवस्था में होता है। ठीक, कौन सा सही है ये बताना कि जूट का पौधा पुष्पन अवस्था में काटा जाता है, और भारत में जूट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उत्पादित होता है। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो देखिए जो जूट का फाइबर होता है ये जूट के पौधे के तने से मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो जूट का फाइबर है वो जूट के पौधे से के तने से मिलता है। इसकी खेती की जाती है बारिश के मौसम में। ठीक है, और देखिए ये तब काटा जाता है जब वह पुष्पन अवस्था में होता है, और कटे हुए पौधे के तने को कुछ दिन के लिए पानी में डुबो देते हैं, और जब तना सड़ने लगता है तो रेशों को हाथों से अलग कर लिया जाता है। तो मेन आपके काम की चीज़ ये है कि जूट का पौधा कब काटा जाता है, पुष्पन अवस्था में, और जूट का फाइबर कैसे प्राप्त होता है, ये जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको गलत कथन बताना है, असत्य कथनों का चयन करना है। पहली बात तो जड़ी बूटी वे पौधे होते हैं जिसमें केवल औषधीय गुण होते हैं, केवल औषधीय गुण। और पेड़ ईंधन, भोजन और कागज के स्रोत हैं। पेड़ ईंधन, भोजन और कागज के स्रोत हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि पेड़ होते हैं जिससे ईंधन भी मिल सकता है, भोजन भी और कागज भी।
लेकिन जड़ी बूटी वाले पौधे केवल औषधीय गुण होते हैं, ये गलत है। ठीक, इसमें औषधीय गुण हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पत्ती के हिस्से हैं? पत्ती के हिस्से बताने हैं आपको। सबसे पहले डंठल या पेटियोल, फिर लैमिना, मध्य सिरा, नसें, धमनियाँ। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए पत्ती के हिस्से आपका पेटियोल भी है, लैमिना भी है, मध्य सिरा भी है और नसें भी हैं। पत्ती के हिस्सों में धमनियाँ नहीं आती हैं। ठीक है, तो एक के बारे में देख लीजिए इसके बारे में कि पत्ती का वह भाग, ठीक है, पत्ती का वह भाग ये वाला कि जिससे वो मेन तने से जुड़ा रहता है, ये कहलाता है डंठल या फिर पेटियोल। ये भी पत्ती का हिस्सा हो गया, ये पेटियोल। फिर पत्ती का ये जो चौड़ा और हरा भाग जो होता है, ये चौड़ा हरा भाग ये जो है ये कहलाता है लैमिना। ठीक है, पत्ती पे जो रेखाएं बनी होती हैं ये सिरा कहलाती हैं। और मोटी मध्य सिरा को मिडरिब या फिर मध्य सिरा कहा जाता है। जो बीच में होती है ना पत्ती में, पत्ती की जो संरचना होती है, जो बीच में मोटी वाली सिरा जाती है, इसको मध्य सिरा कहते हैं। ठीक है, फिर ये सिरा परक जानते ही आप कि ये छोटी छोटी ये जो डिजाइन बनी रहती है पत्ती में, जिसको हम सिरा कहते हैं, उसके बाद यहाँ से ऐसे जालीनुमा संरचना बनी रहती है, ये कहलाती है सिरा परक जालीदार। ठीक है तो ये हो गया पत्ती के बारे में। बस इतने जान जाइएगा कि जो धमनियाँ होती हैं वो पत्ती का हिस्सा नहीं होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन रेशेदार जड़ों और पार्श्व जड़ों के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है? ठीक है, रेशेदार जड़ों और पार्श्व जड़ों के बीच के अंतर को स्पष्ट कौन करता है? पहले दिया हुआ है कि मुख्य जड़ को टैप रूट कहा जाता है और छोटी जड़ को पार्श्विक या फिर लेटरल रूट कहा जाता है, जबकि कुछ पौधों में सभी जड़ें समान लगती हैं, इन्हें रेशेदार जड़ें कहा जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि मुख्य जड़ को टैप रूट कहा जाता है, छोटी जड़ों को रेशेदार जड़ कहा जाता है, जबकि कुछ पौधों में सभी जड़ें समान लगती हैं, जिनको पार्श्व जड़ कहा जाता है। ये तो गलत है। फिर इसमें देखिए यही ऑप्शन सिर्फ सही है, पहला वाला जो अंतर स्पष्ट करता है। मुख्य जड़ को कहा जाता है टैप रूट, ठीक है, छोटी जड़ को कहा जाता है लेटरल रूट, और कुछ पौधों में सभी जड़ें जो समान लगती हैं उनको रेशेदार जड़ें कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पुष्प के भाग हैं? ठीक है, पूछा गया है कि कौन पुष्प के भाग हैं? पुंकेसर, अंडाशय, पुष्प योनि, रंध्र या फिर स्टोमाटा और परागकोश। कौन इसमें पुष्प के भाग हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए पुंकेसर भी होता है, अंडाशय भी होता है, पुष्प योनि भी होती है, ठीक है, और परागकोश भी होता है, लेकिन रंध्र या स्टोमाटा जो है ये पुष्प का भाग नहीं है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे है देखिए कौन सा कथन है जो सही है? पूछा गया है कौन सा कथन सही है। सबसे पहले है रेटिकुलेट वेल्यूशन या जालीदार सिराएं जो होती हैं, ये जालीदार सिराओं वाली पत्तियों वाले पौधे में टैप रूट पाए जाते हैं, जबकि समानांतर सिराएं वाले पौधों में रेशेदार जड़ें होती हैं। तो अगला फिर स्टेटमेंट दिया गया है कि जालीदार सिराओं में रेशेदार जड़ें होती हैं और जबकि समानांतर में टैप रूट होती है। नहीं, जड़ों पत्तियों के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोनों गलत हैं और ए भी दोनों सही हैं। तो देखिए पहली बात तो जड़ों पत्तियों में संबंध होता है, तो ये स्टेटमेंट आप हटाइए, तीसरा वाला। दूसरा हमने पहले पढ़ा था कि जो समानांतर संरचनाएं जैसे घास पत्ती वगैरह हुआ, इसमें आपकी रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। रेशेदार जड़ें मतलब कि आप उसमें टैप रूट वगैरह में आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि कौन सी मुख्य जड़ है और कौन सी सहायक है, सब एक जैसी दिखती हैं, बिल्कुल गुच्छे की जैसी, वो रेशेदार होती हैं। ये समानांतर सिराओं वाले पौधों में पाई जाती हैं। ठीक है, और सिरा का मतलब तो आप समझ ही गए थे ना, सिरा मतलब क्या था, ये पत्तियां हैं, ठीक है, इसमें ये मुख्य सिरा होती है, फिर इससे लगी हुई ये जो सहायक सिराएं होती हैं, ये मतलब ये जो सहायक होती हैं ये सिराएं कहलाती हैं, और बीच वाली मुख्य सिरा, जिसमें ये सिराएं जो समानांतर होती हैं उसमें आप समझ जाइएगा कि रेशेदार जड़ें होती हैं समानांतर वाली में, और जालीदार वालों में होती हैं टैप रूट। तो स्टेटमेंट एक यहाँ पे सही है। ठीक, अब कंकाल तंत्र के बारे में पूछा गया है, आपको सही कथन बताना है कंकाल तंत्र के बारे में कि हड्डियां और उपास्थि ये मानव शरीर के कंकाल का निर्माण करते हैं। हड्डियां और उपास्थि मानव शरीर के कल्याण का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही बात। कंकाल कैसे बनेगा? उपास्थि से बनेगा और हड्डियों से बनेगा। फिर जो कंकाल तंत्र है ये
शरीर को फ्रेम और आकार देता है और शारीरिक गतिविधि में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, हमारे शरीर की संरचना ही बनी हुई है कंकाल से। फिर है अगला कि हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। बिल्कुल सही बात है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। जैसे मतलब जो हर्ट वगैरह हमारा कैसे सेफ है कि हमारे जो सीने का जो वक्षस्थल का कंकाल है उसी से तो सेफ है, तो आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखिए, आपको सही जोड़ी पहचानना है, इसकी पहचान करना है। अंचल संधि कहाँ पाई जाती है? गर्दन पे। हिंज संधि कोहनी और खूंटी संधि जो है वो ऊपरी जबड़े में। ठीक है, तो कौन सा सही है यहाँ पे? यहाँ पे सही है केवल दूसरा, ऑप्शन बी केवल सही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि हमारे शरीर की मांसपेशियों की कार्य प्रणाली के बारे में आपको सही कथन पहचानना है। मांसपेशियों की कार्य प्रणाली के बारे में सही कथन आपको पहचान करना है कि सबसे पहले जो स्नायु होते हैं वो जोड़े में काम करते हैं। ठीक है, स्नायु जोड़े में काम करते हैं। दूसरा, एक मांसपेशी केवल खींच सकती है, ये धक्का नहीं दे सकती। और एक हड्डी को हिलाने के लिए दो मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं। तो कौन सा सही है यहाँ पे? तीनों सही है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि जो देखिए मांसपेशियां स्नायु जो हैं वो जोड़े में काम करती हैं। कैसे? आपको अगर एक हड्डी हिलानी होगी तो जो दो मांसपेशियां होंगी दोनों एक साथ काम करेंगी तभी एक हड्डी हिलेगी। और दूसरा, मांसपेशियों का काम है केवल ये खींच सकती हैं, ये उल्टा धक्का नहीं दे सकती हैं। तो देखिए इसके बारे में देख लीजिए कि सबसे पहले तो हो गया मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं। उनमें से जब एक मांसपेशी सिकुड़ेगी तो हड्डी को उस दिशा में खींच लेती है, और जोड़ी की दूसरी मांसपेशी क्या करती है? उस टाइम में आराम करती है। और हड्डी को जब विपरीत दिशा में ले जाना होगा तो आराम करने वाली जो हड्डी होगी वो मूल आसन की ओर खींचती है। समझ में आया कि मतलब जब एक मांसपेशी सिकुड़ेगी तो हड्डी को उस डायरेक्शन में खींच लेगी, तो दूसरी वाली क्या होगी कि उस टाइम में करेगी आराम। और जब मूल अवस्था में जाना होगा तो ये जो दूसरी वाली जो आराम कर रही है वो हड्डी को मूल अवस्था में वापस भेज देगी। तो इस तरीके से जोड़े में ही काम कर सकती हैं। ठीक है, एक मांसपेशी है, देखिए वो केवल खींच सकती है, वो धक्का नहीं दे सकती। उसको मूल अवस्था में पहुंचाने के लिए या फिर धक्का देने के लिए जो दूसरी वाली मांसपेशी जो जोड़े में काम करती है, वो जो आराम जो कर रही है पहली वाली स्थिति में, वो उसको मूल अवस्था में पहुंचाती है, पहली वाली नहीं। ठीक है, और बाकी तो आप समझ ही गए कि एक हड्डी को हिलाने के लिए दो एक साथ काम करेंगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि आपको क्या लिखा है? सही कथनों को पहचानना है। कि देखिए लिखा है कि सभी जीवित प्राणियों के शरीर की बनावट एक तरह की होती है और उनकी गतिविधि या हरकत के तरीके से संदर्भित करती है। ठीक, और दूसरा, काकरोच या तिलचट्टे के शरीर और पैरों में कठोर आवरण होते हैं जो कि बाह्य कंकाल का स्वरूप होते हैं। सही बात है। ठीक, तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है? दोनों का दोनों सही है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए कि देखिए दिया गया है कि हड्डियां और उपास्थि, ये तो पहले ही पढ़ लिए कि आपके मानव शरीर के कंकाल का निर्माण करती हैं, फ्रेम देती है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती हैं, ये सारी चीज़ें शारीरिक गतिविधियों में मदद करती हैं। तो सब मिला जुला के जो ये क्या लिखा था? पहले स्टेटमेंट में दिया था ना कि जो भी जीवित प्राणी हैं उनके शरीर की बनावट एक ही तरीके से होती है। ठीक है, बाकी उनकी गतिविधि और हरकत के तरीके को ये संदर्भित करती है। बाकी कॉकरोच या तिलचट्टे के बारे में देखिए, इसमें क्या होता है कि इसके शरीर पे और पैरों में कठोर आवरण होता है जो कि इसके बाह्य कंकाल का भाग होता है। ठीक है, और इसके बारे में देखिए, इसमें स्तन की मांसपेशियां 3 जोड़ी पैरों और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं जो कि कॉकरोच को चलने और उड़ने में मदद करती हैं। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन पक्षियों के उड़ने में मदद करता है? ठीक है, कौन पक्षियों को उड़ने में मदद करता है? हल्की मांसपेशियां, मजबूत हड्डियां। ऑप्शन दिया गया है केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं। तो पक्षियों को उड़ने में मदद कौन करता है? तो इसमें कोई नहीं। पक्षियों को जुड़ने में मदद करती हैं मजबूत मांसपेशियां और हल्की हड्डियां। कॉमन सेंस की बात है, मांसपेशियां क्या करती हैं? वो उड़ने में मदद करती हैं, तो मांसपेशियां होनी चाहिए मजबूत। ठीक है, और हड्डियां अगर वो हो जाएंगी, भारी हो जाएंगी या मजबूत हो जाएंगी तो ये उड़ने में सहायता नहीं करेंगी। उड़ने के लिए हड्डियों को हल्का होना पड़ेगा। ठीक है, जिससे वे अपना पंख फड़फड़ा के आराम से पक्षी उड़ लेते हैं। अब आपको देखिए कथनों पे विचार करना है।
दिया गया है कि उपास्थि की तुलना में हड्डियां मजबूत होती हैं। हमारी हथेली में केवल एक ही हड्डी होती है। तो कौन सा इसमें ये सही है, ये बताना है। तो देखिए इसमें केवल पहला सही है, आपके हाथ के हथेली में केवल एक हड्डी नहीं होती है। और बाकी ये जान जाइए कि उपास्थि जो होती है इसकी तुलना में हड्डियां मजबूत होती हैं। ठीक है। कंकाल के अतिरिक्त कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है उपास्थि। ठीक है, ये हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं। और बाकी ये देखिए हमारे हाथ की हथेली की संरचना, इसमें आप देख रहे हैं कितनी ढेर सारी हड्डियां हैं, तो इसलिए विभिन्न प्रकार की हड्डियों के संयोजन से बनती हैं हथेली। ठीक है। बाकी उपास्थि वाला हिस्सा क्या होता है कि ये हड्डी ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है, ये कठोर होती है। उपास्थि जो है उसके कंपैरिजन में उतनी कठोर नहीं होती है, मुलायम होती है। इसके उपास्थियों को मोड़ा जा सकता है, आप हड्डी नहीं मोड़ पाएंगे। हड्डी मुड़ेगी तो फ्रैक्चर हो जाता है, उपास्थि को आप आराम से मोड़ लेंगे। आगे देखिए, आगे दिया है हड्डियों की संरचना दिया है और जिन अंगों की वे रक्षा करते हैं। तो आपको गलत जोड़े का पता लगाना है। खोपड़ी दिमाग की रक्षा, पंजर या पसलियां दिल की रक्षा, कशेरुकी दंड जो है वो मेरुरज्जु या मेरुदंड की रक्षा। तो इसमें तीनों का तीनों बिल्कुल सही है, गलत इनमें कोई नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है कि खोपड़ी की हड्डियां अचल होती हैं, और दूसरा है कि हमारी खोपड़ी में बाल और सॉकेट जोड़ या कंदुक खल्लिका संधि पाई जाती है। तो उपरोक्त दोनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए खोपड़ी की हड्डियां अचल नहीं होती हैं। इसमें देखिए दिया गया है कि एक हड्डी का गोल दूसरे छोर की हड्डी की गुहा से यानी खोखली जगह में फिट बैठता है, जो कि सभी दिशाओं में गतिविधि की अनुमति देता है। इस तरह से अचल तो हुई नहीं। और दूसरा, ये बाल और सॉकेट जोड़ कूल्हे के जोड़ों में और कंधों के जोड़ों में होते हैं। बॉल सॉकेट जोड़ जो होता है ये कंधों में और कूल्हों के जोड़ों में होते हैं, और निचले जबड़े खोपड़ी में जंगम होते हैं। ठीक, आगे अगला है निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। दिया गया है कि पौधे दिन के समय ही अपना भोजन बनाते हैं, जबकि उनमें श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। और दूसरा कथन है कि पौधों द्वारा तैयार करने की प्रक्रिया में उत्सर्जित ऑक्सीजन की मात्रा श्वसन में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। तो कौन सा कथन सही है इसमें, पहला, दूसरा, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसमें देखिए दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक्षाया निर्माण की सही व्याख्या करता है। प्रतीक्षाया निर्माण की सही व्याख्या, पहला स्टेटमेंट है जब एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो प्रतिछाया बनाती है। दूसरा है कि जब छाया तब बनती है जब पारभासी वस्तुएं प्रकाश को आंशिक रूप से उनके बीच से गुजरने देती हैं। एक और दो दोनों सही हो सकते हैं या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रतिछाया का निर्माण तब होता है जब एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। ठीक, फिर है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से जलवाष्प वायुमंडल में संकलित होता है। जलवाष्प वायुमंडल में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन या फिर वर्षण। तो किस प्रक्रिया से, तो इसमें देखिए वाष्पीकरण से और वाष्पोत्सर्जन से। ठीक है, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन से जो जलवाष्प है वो वायुमंडल में संकलित होता है, और संघनन और वर्षण से ये पृथ्वी पर जल वापस आता है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन से वायुमंडल में जाता है और संघनन और वर्षण से वापस आता है पृथ्वी पर। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि वायु की ऊपरी परतों में जहां अधिक शीतलता होती है वहां जल वाष्प के संघनन के कारण बादल बनते हैं। और दूसरा कथन है कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में वाष्पीकरण नहीं हो सकता है। तो कौन सा सही है, इसमें केवल एक सही है। ठीक है, वाष्पीकरण जो है सूर्य के प्रकाश में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर है निम्नलिखित चरणों को आपको व्यवस्थित करना है शुरुआत से अंत तक। वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षा। ठीक है, तो इसमें आप सभी को पता है कि संघनन से ही वर्षा होती है। तो इसमें राइट क्या है, 1, 2 और 3। पहले वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प जाएगी वायुमंडल में, और संघनन से क्या होता है, फिर संघनन होगा, उसके बाद बारिश होती है। फिर आगे है
पानी का वाष्पीकरण निम्न हो सकता है? तो दिया है झीलों, महासागरों, नदियां या मिट्टी। तो राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर है 1, 2, 3, 4। वाष्पीकरण निम्नलिखित में से किस में हो सकता है? झीलों से भी हो सकता है, महासागरों से, नदियों से और मिट्टी से भी हो सकता है वाष्पीकरण। आगे, निम्नलिखित में कौन वृक्षावरण या वनस्पति के क्षरण का परिणाम हो सकता है? वनस्पति का क्षरण या फिर वृक्षावरण। तो इसमें देखिए, क्षेत्र में भूजल के स्तर में कमी, बिल्कुल सही कारण है। मृदा का क्षरण और मृदा संरक्षण नहीं, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही है। देखिए, उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि में बहुत कम या फिर कोई वनस्पति नहीं है और वर्षा जल जल्दी प्रवाहित हो जाए, वहाँ पे आपका वनस्पति का क्षरण, और बहता हुआ वर्षा जल मिट्टी की ऊपरी परत को भी अपने साथ बहा ले जाता है, ठीक है। आगे देखिए, एक और चीज़ देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मृदा संक्षरण जो है ये मिट्टी के क्षरण को रोकने या उपयोग, अम्लीकरण, लवणता या अन्य रासायनिक मृदा संदूषण के कारण कम उर्वरता की रोकथाम को कहते हैं मृदा संरक्षण। आगे देखिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन वर्षा के समय, अवधि और मात्रा पर निर्भर करता है या फिर उससे संबंधित है? बाढ़, सूखा या फिर फलों की बुआई। तो देखिए, तीनों संबंधित हैं, तीनों वर्षा के समय, अवधि और मात्रा पे निर्भर करते हैं। आगे बढ़िए। आगे, पानी को वहीं पकड़ो जहां यह गिरता है, ठीक है, पानी को वहीं पकड़ो जहां यह गिरता है, मूल विचार इनमें से किसके लिए प्रयुक्त है? बारिश के पानी के संग्रहण, बाढ़ नियंत्रण, बांधों या फिर नहरों। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये पानी के संग्रहण से रिलेटेड है, बारिश के पानी से रिलेटेड है, ठीक है। बारिश का पानी जो है एक जगह एकत्रित करना, ये कहलाता है वर्षा जल संचयन, और इसी के पीछे का ये विचार है कि पानी को वहीं पकड़ो जहां यह गिरता है। फिर है, जल चक्र के दौरान निम्नलिखित को उसके गठन के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है, ठीक है। दिया गया है जल वाष्प, पानी, ओला या बर्फ और बादल। तो राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले होगा पानी, पानी बदलेगा जल वाष्प में, फिर बादल और फिर उसके बाद बर्फ या ओले, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? 2, 2 के बाद 1 आएगा, फिर 4, फिर उसके बाद 3 आएगा, यानी ऑप्शन बी। आगे देखिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं और मिट्टी के जल की पुनः आपूर्ति का तरीका है? ठीक है, बारिश, ओले, बर्फ। तो कौन है? ये तीनों हैं। इन तीनों से इनका जल संचयन करके हम ये जल की आपूर्ति कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पृथ्वी पर खपत होने वाले पेयजल की मात्रा सीमित है, बिल्कुल सही बात है, और इसको सावधानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। और दूसरा, हमारी पृथ्वी 70% पानी से बनी हुई है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। आगे, पर्वतारोही पहाड़ों पर चढ़ते समय अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, इसका कारण क्या है? ये पूछा गया है। पहली बात तो घुटन से बचने के लिए, सही बात है, और अधिक ऊंचाई होने पर वायु विरल हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। फिर बताना है कि कौन सा सही है। पहला, वायु गैसों का मिश्रण है। दूसरा, वायु सिर्फ एक पदार्थ है। तीसरा, वायु तरल गैसों का मिश्रण है। तो बताइए कौन सा सही है? स्टेटमेंट दिया गया है 2 और 3, 1, 3, 1, 2, 3 या फिर सिर्फ 1, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है सिर्फ ये वाला, सिर्फ 1, ठीक है। वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है। फिर आगे बढ़िए। 99% वायु के मुख्य संघटक पूछा गया है। 99% वायु के मुख्य संघटक ऑप्शन ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ऑप्शन बी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जलवाष्प, और डी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए, वायु जो है ये 99% इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, बाकी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मुख्य संघटक इसके क्या हुए? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया है कि पौधे ऑक्सीजन का सेवन करते हैं और पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। दिया गया है कि कौन सा इसमें गलत है। तो इसमें देखिए गलत, ये थोड़ा सा राइट आंसर तो इसका कोई नहीं है, इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं।
पहले तो ऑक्सीजन का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन भी करते हैं, ठीक है। और ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन का सेवन करते हैं, और लेकिन वे जितना उपभोग करते हैं उससे अधिक इसका उत्पादन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं, ये वाला सिर्फ सही होगा। कौन सा गलत है? तो इसमें कोई नहीं गलत है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑक्सीजन का थोड़ा सेवन करते हैं और ज़्यादातर उत्पादन करते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित करने का कार्य करता है? दिया गया है ऑप्शन ए पौधे, बी में जानवर, पौधे जानवर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसको संतुलित करने का कार्य पौधे और जानवर दोनों करते हैं, ठीक है। देखिए, जानवर जो है ये पौधे के बिना नहीं रह सकता, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपने वो फूड चेन वगैरह पढ़ी ही होगी। फिर देखिए ये सभी जो हैं ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के साथ पारिस्थितिकी सामंजस्य को स्थापित करते हैं। तो सब मिला जुला करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित करने का काम पौधे और जानवर दोनों मिलकर करते हैं। आगे बढ़िए, अगर हमारे आसपास वायु की उपलब्धता नहीं है तो इसके परिणाम स्वरूप कौन इसके परिणाम स्वरूप अवघटित नहीं हो रहा है, ये बताना है आपको। दहन, शोषण, पानी का उबलना, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पीकरण, ठीक है। अगर वायु उपलब्ध नहीं है तो क्या क्या नहीं होगा? तो सबसे पहली बात देखिए, न दहन होगा न श्वसन होगा, ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं हो पाएगी, वाष्पीकरण भी नहीं हो पाएगा। तो 4-5 किसमें है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। और पानी भी नहीं उबल सकता। फिर आगे बढ़िए, आगे हमारे शरीर में कौन पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण हिस्सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन? देखिए, तीनों हैं पोषक तत्वों के रूप में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तीनों। फिर आगे बढ़िए, जीवित प्राणियों को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? उनके शरीर के निर्माण के लिए, बिल्कुल सही बात है, विकास के लिए भी, उनके शरीर के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत के लिए भी, और जीवन की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ये चारों जो सेंटेंस हैं बिल्कुल सही हैं। अब आपको सही कथन का चयन करना है। सही कथन बताइए कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव साधारण पदार्थों से भोजन बनाते हैं उसे हेट्रोट्रॉफिक पोषण या फिर परपोषी कहा जाता है, और ऐसे पौधों को हेट्रोट्रॉफ या फिर परपोषित पादप कहा जाता है, ठीक। तो और दूसरा स्टेटमेंट है कि पौधों द्वारा संश्लेषित किए गए भोजन का सेवन पशु या अन्य जीव जंतु कहते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स या फिर स्वपोषित कहते हैं। तो कौन सा सही है? देखिए, कोई नहीं सही है, क्योंकि ये उल्टा दे दिया गया, ठीक है। पौधों जो साधारण पदार्थ से भोजन वगैरह बनाते हैं इनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स या फिर स्वपोषित, ठीक है। और जो पशु या अन्य जीव जो पौधों द्वारा तैयार किए गए भोजन का सेवन करते हैं इनको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक या फिर परपोषी, ठीक। आगे, पौधे का कौन सा भाग उनकी खाद्य फैक्ट्री कहलाता है? खाद्य फैक्ट्री पौधे में क्या कहलाता है? तो देखिए, इसमें कहलाता है पत्तियां। पौधों की पत्तियां जो हैं ये खाद्य फैक्ट्री कहलाती हैं। फिर है निम्नलिखित में से किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? पूछा गया है किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तना, पुष्प, जड़ें और पत्तियां। तो प्रकाश संश्लेषण देखिए तना में होता है और पत्तियों में होता है, ठीक है। जड़ से कुछ नहीं लेना देना, ऑप्शन सी वैसे ही कट गया, और पुष्प में भी नहीं होता। तो इसलिए ये हो गया आपका 1 और 4। केवल हरे भागों में होता है, इतना बस जान जाइएगा कि प्रकाश संश्लेषण अगर देखना है तो याद कर लीजिएगा जहाँ पे हरे भाग होंगे। तो हरे हो गई, हरी शाखाएं हो गई, हरे पत्तियां हो गए, तने हो गए, ठीक। आगे आपको मिलान करना है। प्रोटीन क्या है इनमें? प्रोटीन देखिए नाइट्रोजन पदार्थ है। उर्वरक क्या होता है? ये नाइट्रोजन से भरपूर होता है, और क्लोरोफिल होता है हरा वर्णक। ये देखिए बिल्कुल 1 का A, 2 का B, 3 का C, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। आगे आपको सही कथन पहचानना है। दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा शैवाल भी अपना भोजन तैयार कर सकते हैं, ठीक है, और बिल्कुल सही है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है? दोनों, ठीक है। तो शैवाल देखिए, शैवाल क्या होता है? ये जो तालाब वगैरह में जो हरे रंग का पैच दिखता है ना ऊपर ऊपर, वही होता है। ये जीवों की वृद्धि से बनते हैं। इसमें हरा रंग किस वजह से होगा? क्लोरोफिल की वजह से होगा,
ठीक है। और तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण, पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। आगे दिया गया है कौन सा कथन गलत है, ये बताना है कि हरे रंग की पत्तियों के अलावा अन्य पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है और पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को इंगित करती है। तो कौन सा गलत है? तो इसमें से कोई नहीं गलत है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे बढ़िए। आगे आपको कथनों पे विचार करना है कि पौधे हवा में उपलब्ध गैसीय रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करने की क्षमता होती है पौधों में, और दूसरा कि पौधों को अपनी वृद्धि के लिए शायद ही नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो कौन सा कथन सही है? कोई नहीं सही है। ठीक है। नाइट्रोजन देखिए हवा में काफ़ी मात्रा में मौजूद होती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, फिर ये आपका ऑक्सीजन। तो फिर पौधे क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्या होता है कि मिट्टी में कुछ जीवाणु होते हैं जो कि गैसीय नाइट्रोजन को एक उपयोगी रूप में परिवर्तित करके मिट्टी में छोड़ते हैं, ना कि पौधे अवशोषित करते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा गलत है। सबसे पहले कि सभी पौधों में पर्णहरित या क्लोरोफिल होता है, और सभी पौधों में तो नहीं होता है। सभी पौधे स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं। ठीक है। कुछ कीटभक्षी भी होते हैं। सभी पौधे स्वयं के भोजन को संश्लेषित कर लेते हैं, ये भी गलत है। ठीक है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक। आगे आज का आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि आपको मिलान करना है, पौधे हैं और प्रकार हैं। ठीक है। तो कवक एक लिस्ट में दिया गया है, कवक, खसकूटा, अमरबेल और घटपर्णी, और प्रकार में कीटभक्षी, परजीवी, मृतोपजीवी। तो कौन सा सही है? देखिए घटपर्णी हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। घटपर्णी क्या है? एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है। ठीक। तो दो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। फिर है आपका कसकूटा अमरबेल। कसकूटा अमरबेल क्या होता है? ये दूसरे पौधे पे चढ़ के, मतलब दूसरा लता टाइप का होता है, किसी एक मेन कोई जड़ वाला पौधा होगा, बड़ा वृक्ष होगा, उसके ऊपर ये चढ़ के ये परजीवी होते हैं, परजीवी प्रकार के। और कवक क्या होता है? ये मृतोपजीवी होता है। ठीक है। तो ये हो गए आपके साइंस के 50 सवाल। ठीक है। विज्ञान के 50 सवाल आपके हो गए। आउट ऑफ 50 कितना स्कोर किया आप लोगों ने, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।